हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRB एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए कक्षा 9th का दूसरा चैप्टर विज्ञान। तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध हैं। नाम क्या है बच्चों? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, डिफिनीशन हमने पिछले लेक्चर में बता ही दिया था, पिछले अध्याय में, कि पदार्थ किसे कहते हैं। वह जो कुछ भी स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं पदार्थ के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है? पदार्थ एक ऐसा या इस प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रम द्वारा यानी कि भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब जैसे ईंट है, ईंट किससे बना होता है? कण मिट्टी के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे क्या है बच्चों? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक का बना होता है, या ऐसे कह सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हो, उसे क्या कहेंगे? मिश्रण। दो अगर एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाए यानी कि दो पदार्थ मिल जाएंगे, उसे भी क्या कहेंगे? मिश्रण। चाहे जो चीज़ अगर आपस में मिला दो उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। जैसे शरबत, चीनी पानी मिला दो, नींबू डाल दो, क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ठीक, बालू और चीनी मिला दो, मिश्रण हो गया। माटी और बालू मिला दो, क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ठीक, दूध और पानी मिला दो, क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हवा हमारा क्या है? मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मतलब देखो नाम में ही छिपा है बच्चों। समांगी मतलब समान अंग, मिश्रण मतलब एक समान जैसे मिले हो। विषमांगी मतलब अलग अलग, या मतलब ऐसे कह सकते हैं समांगी मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता, विषमांगी मतलब जिसे अलग किया जा सकता है। तो चलो डिफिनीशन देखते हैं बच्चों। डिफिनीशन में हमारे क्या हो जाएगा? वह मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अविभेद्य मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? कि वह एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सके। ठीक, मतलब उन्हें अलग ना किया जा सके, और कैसा मिला हो? पूर्ण रूप से मिला हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? समांगी मिश्रण। अब आगे देखेंगे बच्चों, जैसे क्या हो जाएगा? संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। जितना भी द्रव्यमान होता है सब में क्या होता है? एक समान का संगठन होता है। उदाहरण में जल में शर्करा, शर्करा को क्या बोलते हैं बच्चों? चीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण देखो बच्चों, वह मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं, पृथक मतलब अलग अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में एक दूसरे में
हर जगह फैला रहता है, बिसमांगी मिश्रण कहलाता है। बिसमांगी मिश्रण का मतलब वह मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, बिसमांगी मिश्रण कहलाता है। साधारण वह मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, बिसमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक। बिसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं रहता। यानी कि अगर हम चीनी में मिट्टी मिला दें तो क्या हम देखेंगे मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, या बालू डाल दे पानी में तो बालू भी नीचे जाके बैठ जाएगी, हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण अलग अलग दिखाई दे उसे क्या कहेंगे हम, बिसमांगी मिश्रण। ठीक है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, शक्कर और बालू का मिश्रण, शक्कर चीनी बालू रेत का मिश्रण बिसमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भाग में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न संघटक होता है। कहीं चीनी अधिक हो जाएगा तो कहीं बालू अधिक हो जाएगा, तो दोनों हमें दिखाई देगा कि यहाँ चीनी है, बालू है। आगे बच्चों, ठोस में द्रव में ठोसों के निलंबन भी बिसमांगी मिश्रण होते हैं। निलंबन मतलब जैसे ठोस है, द्रव में कोई ठोस डाल दो, यानी कि अगर मान लो तेल है उसमें हम ईंट का टुकड़ा डाल दे, पत्थर डाल दे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बिसमांगी मिश्रण। ठीक। आगे हमारा कौन सा हेडिंग है, विलयन। विलयन बच्चों देखो क्या होता है, विलयन दो मतलब मिश्रण को ही विलयन कह सकते हैं, मिश्रण को ही विलयन कह सकते हैं, बल्कि फर्क इतना है कि समांगी मिश्रण को कहेंगे। किसे कहेंगे, समांगी मिश्रण को। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, विलयन। विलयन उदाहरण क्या ले लो, नींबू जल ले लो, सोडा वाटर ले लो, ये क्या है, विलयन के उदाहरण हैं। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो अच्छा विलयन के प्रकार देखें तो टाइप ऑफ विलयन, विलयन के भाग, प्रकार नहीं भाग समझो, तो विलयन दो भाग में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग, पहला भाग विलायक होता है, दूसरा भाग विलयन कितने भागों में बांटा गया है, किसी विलयन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, विलायक, दूसरा क्या है, विलय। अब विलायक किसे कहेंगे, विलय किसे कहेंगे, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहेंगे। डिफिनीशन में देख लो बच्चों, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विलायक कहलाता है। विलयन, विलय क्या होता है बच्चों, विलय देखो, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है बच्चों, विलय कहलाता है। अब अगला हेडिंग क्या है हमारा, विलयन के गुण, कि विलयन के गुण कौन कौन से हैं। 4-5 पॉइंट हैं, देख लेते हैं हम बारी बारी करके। पहला गुण क्या है विलयन, समांगी मिश्रण होता है। पहला गुण क्या है, समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -9। ठीक, 1 नैनोमीटर, इसलिए वह आँख से देखे जा सकते हैं। आँख से इसलिए क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर
रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्या करते हैं, मतलब जो विलयन होता है, घोल होता है, शरबत या कुछ भी घोल हो, विलयन हो, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते नहीं हैं, जिसके कारण हमें प्रकाश आर पार दिखाई नहीं देता। ठीक, आगे। ठीक, आगे क्या है बच्चों, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी होता है। ये क्या होता है, जैसे मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण में क्या होता है कि अगर दो पदार्थ हैं, बालू चीनी या पानी, बालू ले लो, तो पानी को छान कर अलग किया जा सकता है, लेकिन जो विलयन है इसमें पदार्थ के कणों को अलग करना मुश्किल है, यानी कि अलग किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक, या ऐसे शरबत घोर दो, शरबत घोलने के बाद 1 घंटा वैसे रख दो, तो क्या चीनी नीचे बैठ जाएगा? नहीं, चीनी कभी नहीं बैठेगा नीचे, या उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, विलयन की सांद्रता। अच्छा, क्या होती है विलयन की सांद्रता? सबसे पहले देखेंगे बच्चों विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रता किसी विलयन के प्रति लीटर, प्रति मतलब 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब 1 लीटर में जितनी विलेय घुली होगी उसको क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, किसी विलयन के प्रति लीटर, प्रत्येक लीटर, यानी कि हर 1 लीटर में जितने आयतन में विलेय पदार्थ घुला होगा उस मात्रा को क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहेंगे। ठीक बच्चों, आगे। आगे क्या है हमारा, संतृप्त विलयन। अब संतृप्त, अब देखो संतृप्त जिससे संतुलित, संतुलित समझ लो, जिसमें एकदम बराबर हो जाए। ठीक, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लो क्या होगा, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, मान लो जैसे पानी है, आधा लीटर पानी है, ठीक, उसमें चीनी हम 10 ग्राम घोलेंगे, क्या होगा, घुल जाएगा। 20 ग्राम डालेंगे, घुल जाएगा। 50 ग्राम डालेंगे, घुल जाएगा। 250 ग्राम डालेंगे, घुल जाएगा। 400 ग्राम डालेंगे, घुल जाएगा। 450 ग्राम डालेंगे, बहुत हल्का हल्का घुलेगा। 500 ग्राम डाल देंगे तो बहुत कम घुलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें और चीनी डाल देंगे, यानी कि आधे लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल देंगे तो घुलेगा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, संतृप्त विलयन। लेकिन पूरे को नहीं कहेंगे, वह समय, ठीक, वह समय जिसमें एकदम घुल जाए, उसके बाद डाले तो घुलना मुश्किल हो जाए, उसे क्या कहेंगे बच्चों, संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब जैसे 500 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी डाल दे तो संतृप्त विलयन होगा, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक, आगे बच्चों, आगे क्या हमारा, असंतृप्त विलयन। फिर से वही डिफिनीशन, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक बच्चों। अच्छा, निलंबन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, अभी बता रहे हैं हम बच्चों, निलंबन क्या होता है। निलंबन वह होता है, मतलब निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है, क्या है,
बिसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं अपितु माध्यम की समिष्टि में निलंबित रहते हैं। मतलब उसी में रहते हैं, घुलते नहीं है। पता चलता है कि हाँ हैं लेकिन घुलेंगे नहीं। अब जैसे नींबू है, पानी में नींबू घोलोगे तो क्या होगा, नींबू का रस तो घुल जाएगा, लेकिन जो नींबू के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पीसेस या सीड, बीज, वो क्या होंगे, वो नहीं घुलेंगे लेकिन उसमें रहेंगे। तो इसी प्रकार जैसे आटा जल मिश्रण, गूंथते हैं ना आटा, पिसान सानते हैं ना, तो बालू और जल का मिश्रण रहते हैं लेकिन घुलते नहीं है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं हम, निलंबन कहते हैं। अब निलंबन के गुणधर्म भी बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहला गुणधर्म क्या कहता है हमारा, यह एक बिसमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मतलब बिसमांगी मिश्रण है ये तो पता है, जब बिसमांगी मिश्रण है तो आँखों से देखे जा सकते हैं। 2 पॉइंट हो गया। अपने मन से ही अगर बना के लिखोगे ना बच्चों तो बहुत, अपने मन से याद किया हुआ चीज़ बहुत अच्छा होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या होता है, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अब मार्ग को फैला देते हैं, कण भारी होते हैं, ठीक है, घुलते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, जो कण पे पड़ता है प्रकाश तो ये पूरे पानी में फैल जाता है या पूरे विलयन में फैल जाता है, जिससे क्या हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट क्या है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। निलंबन कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने के बाद छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब पानी और बालू है तो उसमें क्या होगा, जब कुछ टाइम तक ऐसे छोड़ दोगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी अगर छान लोगे तो कण हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड वह विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, कोलाइड कहलाता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो वह विलयन जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर 10⁻9 से 1000 नैनोमीटर यानी कि 1000 × 10⁻9 ठीक के बीच हो तो कोलाइड कहलाता है। यानी कि 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में कोई विलयन है या कणों का आकार है तो वो क्या कहलाएगा, कोलाइड कहलाएगा। जैसे स्टार्च विलयन, दूध, रक्त, ये क्या कहलाएगा हमारा, कोलाइड कहलाएगा। अब कोलाइड के भी गुणधर्म देख लेते हैं बच्चों। पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा, या बिसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, बिसमांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते। यानी कि इनके कणों का आकार इतना छोटा छोटा होता है कि इन्हें अलग अलग देखना मुश्किल होता है। ठीक, आगे हमारा पॉइंट क्या है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी हो जाते हैं। अगर शांत छोड़ देंगे तो क्या होंगे, इनके कण नीचे बैठ जाएंगे तो क्या, इसे क्या बोलते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। यानी कि इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि अगर इसे हम छानेंगे तो अलग नहीं होगा। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते
हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब इतने, मतलब छोटे तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि मतलब सबसे छोटे तो यही सब होते हैं, लेकिन कहने का मतलब इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश की कण को फैला सकें। ठीक, प्रकाश की कण को फैलाने में सक्षम होते हैं। अगला हेडिंग क्या है हमारा बच्चों? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? अच्छा, आप सबने देखा होगा कि जिसके घरों में झरोखा होता है, हाँ, झरोखा जानते हो ना, बयाला जिसे बोलते हैं, तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम, शाम के टाइम अधिकतर देखा जाता है कि झरोखे से अगर सूर्य आता है, सूर्य की रोशनी आती है, तो क्या दिखाई देते हैं? उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। तो यही, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये बड़े बड़े जंगलों में देखते हैं ना कि अगर पेड़ है, बहुत बगीचा ही समझ लो, तो सूर्य का प्रकाश जब बगीचों के टहनियों से निकलता हुआ आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव। ठीक, बगीचे में आम के पेड़ पे मान लो या किसी भी पेड़ से सूर्य का प्रकाश शाम को टकराया तो इधर उधर फैल गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो क्या होता है, देखो डिफिनीशन। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाना क्या कहलाएगा बच्चों? टिंडल प्रभाव कहलाएगा। मिश्रण को पृथक करने के दो तरीके। मिश्रण को पृथक कैसे किया जा सकता है? दो तरीका है। पहला तरीका क्या है बच्चों? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को गर्म करके अलग किया जा सकता है। वाष्पीकरण करने का मूल उद्देश्य, सबसे पहले क्या आएगा? मूल उद्देश्य क्या होता है? ठीक, मूल उद्देश्य क्या है इसका? मूल उद्देश्य यही है, पदार्थ को अलग करना। ठीक, या मिश्रण को अलग करना। मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। जैसे कि एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि वाष्प में बदल जाता है, और दूसरा पदार्थ शेष रह जाता है। ठीक, अभी अपकेंद्रीकरण आया था ना बच्चों, क्या होता है अपकेंद्रीकरण? यहीं पे देख लेते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? अपकेंद्रीकरण का मूल सिद्धांत क्या है? कणों या पदार्थों के घनत्व, कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है। जैसे सुबह सुबह क्या, दही, दूध को मथते हैं तो उसमें डेंसर पार्टिकल यानी कि भारी कण नीचे की तरफ तथा दबाव डालते हैं तो हल्के कण ऊपर चले आते हैं। तो जब दही को मथते हैं सुबह सुबह तो क्या होता है, उसमें से जो मक्खन निकलता है वो क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है, और पूरा शेष भाग दही क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो ये अपकेंद्रीकरण क्या होता है? मतलब घुमावदार या किसी भी पदार्थ को घुमाने से क्या होते हैं? हल्के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, भारी पदार्थ नीचे चले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीकरण। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप क्या होता है? इसका मूल सिद्धांत क्या है बच्चों? दो अघुलनशील द्रव, जैसे कि दोनों एक साथ ना घुल सकते हैं, दोनों एक साथ ना घुल सकते हैं द्रव, जैसे तेल ले लो और पानी ले लो, ठीक, को आसानी से पृथक कीपकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। पृथक्करण कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से, पृथककारी कीप जो होता है उसका स्टॉप कॉर्क खोलने से क्या होता है बच्चों?
पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अभी तेल पानी का उदाहरण लिया, तो पृथक्करण के द्वारा क्या करते हैं, दो बर्तन लेंगे तो एक बर्तन में पानी इकट्ठा हो जाएगा, दूसरे बर्तन में तेल इकट्ठा हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है बच्चों? चौथा मूल सिद्धांत इसका क्या है? दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना है, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। ठीक, ऊर्ध्वपातित मतलब एक पदार्थ को गैस में बदल दो, दूसरा वैसे बचा रह जाता है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। ये सब कोई बताता नहीं है ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है। ऊर्ध्वपातन डिफिनीशन लिखवा दिए, बस काम खत्म। ठीक, वैसे इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पता चल जाता है कि ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है, नाम से ही सब पता चल जाता है। अब जैसे क्रोमेटोग्राफी आ गया, ये भी जल्दी कोई बताता नहीं है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी, इसे देखो बच्चों, मूल सिद्धांत इसका क्या है? किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक, क्या रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। मान लो रंगीन यौगिक आ जाए, उसे भी हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। किसी को सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ आ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों को पृथक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा क्या होते हैं? दो अलग अलग कलर के आ जाते हैं। मान लो फिर एक लाल रंग का पानी ले लो, एक हरे रंग का पानी ले लो। ठीक, तो अगर अलग अलग पदार्थ आएंगे तो किससे अलग किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। ठीक, अलग अलग गति से क्या होते हैं? दोनों रंगों को सोख लिया जाता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक, अब आसवन विधि क्या होता है बच्चों? आसवन विधि क्या होता है? इसका मूल सिद्धांत क्या है बच्चों? देख लो, ये सब जल्दी कोई बताता नहीं है। ठीक है, दो संगठक के बीच का एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है। मतलब अगर कोई भी दो पदार्थ लेंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा? एक दूसरे से कम अधिक होगा। यदि विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों का अलग अलग करने के लिए किया जाता है तो यह विधि जो होता है या इसका प्रयोग क्या होते हैं? दो अलग अलग घुलनशील द्रवों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे, हाँ, ये क्रिस्टलीकरण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हाई स्कूल में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है क्रिस्टलीकरण? मूल सिद्धांत, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने से पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठक को पृथक करना क्या कहलाता है बच्चों? क्रिस्टलीकरण। ठीक, आगे हमारा क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण होता है परंतु पदार्थ के संगठक तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों को अलग किया जा सकता है, यानी कि पदार्थ का अलग रूप बन जाता है लेकिन वह अपने पुराने स्थिति से अलग नहीं होते। जैसे कपड़े का फटना, बैलून का फूलना व पचकना, पतंग का फटना, तो ये सब क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक का घुलना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, ये क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? वह परिवर्तन जिसमें अपनी
पुरानी अवस्था से एक नई पदार्थ का बनना या नई पदार्थों का बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, क्या? लोहे पर जंग लगना, कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, दूध से दही बनना, ठीक, दूध का फटना, ये सब क्या है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। अगला हेडिंग क्या है हमारा? तत्व। वह पदार्थ, तत्व क्या होता है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अपक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल भागों में या अन्य सरल पदार्थों में विभाजित ना कर सके, उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तत्व सोडियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक। आगे तत्व का वर्गीकरण है बच्चों। तत्वों को किन किन वर्गीकरण में बांटा गया है? अब तत्व है तो धातु, अधातु, उपधातु ये सब आएंगे ही, ठीक। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारा? धातु है, ठीक। तो वह तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। मतलब ये क्या होता है? धातु किसे कहते हैं? यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, वह तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। मतलब जितने उनके परमाणु हो उससे अधिक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागने की क्षमता रखते हैं तो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाते हैं। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, ठीक। अगला हेडिंग क्या है हमारा? अधातु। अभी धातु अधातु में अंतर भी बता देंगे बच्चों। धातु धातु में अंतर क्या होता है, ठीक, क्योंकि अंतर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाई स्कूल में भी पूछता है, डिफिनीशन तो नहीं पूछता लेकिन अंतर पूछ लेता है। वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक दूसरे तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु क्या होते हैं? त्यागते हैं। अधातु क्या होते हैं? ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, या ऐसे कह सकते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? धातु। जिस पे निगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? अधातु। अब उपधातु क्या है बच्चों? जो आधा धातु के गुण रखे, आधा अधातु के गुण दर्शाए, उन्हें क्या कहते हैं हम? उपधातु कहते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक। यौगिक क्या होता है बच्चों? यौगिक क्या होता है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, यौगिक कहलाता है, ठीक। वह पदार्थ जो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है। संयोजन और योजन छोड़ो, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? यौगिक कहेंगे। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लाल दवा हो गया, फिटकरी हो गया, ठीक। अगला हेडिंग क्या है बच्चों? मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, ठीक। पहला मिश्रण। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं क्या बनाते हैं बच्चों? मिश्रण बनाते हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरा पॉइंट,
किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, संगठन में परिवर्तनीय होता है, मतलब जो इनका संगठन होता है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक, छठा पॉइंट, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। आसानी, सुगमता मतलब क्या होता है? आसानी से अलग किया जा सकता है। यौगिक क्या है बच्चों? यौगिक एक नए पदार्थ की क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक क्या होते हैं? एक पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, नए पदार्थ। दूसरा, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। अगला पॉइंट, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। जैसे हम जल का अनुपात बोलें तो कितना होगा? ऑक्सीजन और जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:18, मतलब 18 होता है तो 2:18 या 16, तो 1:8 आ जाएगा। 2:16 हो जाएगा तो 1:8 आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है? नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे दूध से एक बार दही बन जाएगा तो क्या फिर वो दूध जैसा लगेगा? नहीं, उससे स्वाद अलग हो जाता है, फिर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अगला पॉइंट क्या है हमारा? घटकों को केवल रासायनिक क्रिया या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जो यौगिक के कण होते हैं उसको क्या कहते हैं? रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, धातु और अधातु में अंतर की बात करें। ठीक, तो ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप सब लिख लेना। ठीक, धातु क्या होते हैं? पहला पॉइंट, धातु आघात वर्धनीय होते हैं। सेम इसका उल्टा आधातु में कर देना। ठीक, धातु आघात वर्धनीय होते हैं। दूसरा पॉइंट, धातु में धातु तन्य होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, धातु में धातु चमकीले होते हैं। चौथा पॉइंट, धातु में धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, उदाहरण लिख लो, आयरन, लोहा आयरन एक ही हो गया, सिल्वर, गोल्ड। ठीक, आधातु आघात वर्धनीय नहीं होते, फिर ये तन्य भी नहीं होते, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, आधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। 4 पॉइंट हो गए। उदाहरण लिख लो, सल्फर हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट और नमक, ग्रेफाइट क्या होता है? नमक कैसा है? चमकीला है लेकिन आधातु है। तो धन्यवाद बच्चों, लास्ट तक जुड़े रहने के कारण। ठीक।